गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं युवान एडुसर्व, मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नागेश श्रीवास्तव, आपका होस्ट एंड दोस्त। इस वक्त आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरा यूट्यूब चैनल आपको दिख रहा होगा, जिस पर बहुत सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं, फिर उसके बाद स्पेशली क्विज़ेस हैं। जो मेरा स्पेशलाइजेशन क्विज़ेस में है, जो क्विज़ हर लेवल पर, चाहे नीट के लिए हो, चाहे आईआईटी जेईई के लिए हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, सीयूईटी, सीटेट, यूपीटेट, स्टेट पीसीएस, पीसीएस, यूपीएससी, मतलब किसी भी लेवल के कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं क्विज़ भी बनाता हूँ। तो उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। हज़ारों बच्चों ने फ़ायदा लेकर के बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों पर आज वो पोस्टेड है। तो आप भी लाभ ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ईस्ट मित्र, यार व्यार, अरे यार प्यार, जिसको भी हो प्लीज़ शेयर करिए। मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। देखिए यहाँ पर मेरा इससे सोशल सर्विस होता है, चलता है। आप इस वक्त ये चैनल पे देख रहे होगे QR कोड दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग समाज के लिए भी हेल्प करने का काम करते हैं अपने विजय किरण फाउंडेशन के माध्यम से। जैसे जो भी जानवर वगैरह हैं जिनको चोट लग जाती है, उनको मेडिसिन उपलब्ध कराना, जो गरीब हैं जिन्हों मेडिसिन नहीं कॉस्ट अवेल कर पाते हैं, या जांचों वगैरह के टेस्ट वगैरह के अगर वो नहीं अवेल कर पाते हैं तो उनको भी पैसा अवेलेबल कराते हैं हम लोग, है ना। हम लोग हर तरह से गरीब बच्चा जो किताब नहीं खरीद पाता या कपड़े नहीं खरीद पाता, तो गरीब वाले जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे जाके हम लोग सोशल सर्विस का भी काम करते हैं। तो जिन्होंने डोनेशन दिया है हमारे विजय किरण फाउंडेशन को, उनको दिल से धन्यवाद। और रिक्वेस्ट है कि समाज के लिए जो भी अंशदान आप कर सकें प्लीज़ ज़रूर करिए, क्योंकि आपका पैसा किसी को स्कूल पहुंचा सकता है, किसी को पढ़ने का मौका दे सकता है, किसी ज़रूरतमंद जो हॉस्पिटलाइज्ड है उसको मदद कर सकता है। हाँ, तो हम लोग चैनल हैं, उस माध्यम से हम लोग मदद करते हैं लोगों का। तो प्लीज़ डोनेट कर सकते हैं समाज के लिए। तो चलिए, ये तो अलग हो गया। चलिए एक नया टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कौन सा टॉपिक है आज। तो कंज्यूमर राइट्स। तो एनसीईआरटी निकाल लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए और सामने रखिए। लाइन बाय लाइन जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे बगैर स्किप किए तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो कॉम्पिटिशन्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फैक्ट्स को अलग से नोट डाउन करके रखें, ठीक है, ताकि उनके कंपटीशन में ये वो आ सके। जो आप जानते हैं कि जितने भी भारत में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पीसीएस हो जो भी है, उसमें आपको एनसीईआरटी ही बेस है उनका, ठीक है। और यहाँ तक कि एनटीए भी जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करता है उसमें भी वो एनसीईआरटी के ही आधार पर क्लेम लेते हैं। तो पढ़ना आपको एनसीईआरटी है। मैं आने वाले समय में आपको सीज़न 2 को इसका बनाने वाला हूँ, जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मेरे यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व से जोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और जिन्होंने प्यार दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कंज्यूमर राइट्स। तो जो मार्केट एक्टिविटी है उसमें आप एक कंज्यूमर के तौर पे भी होते हैं, है ना। तो एज ए कंज्यूमर, मार्केट एक्टिविटी में एज ए कंज्यूमर आपके क्या अधिकार हैं? चलो शुरू करते हैं। द कोलाज सी, ये देखो, ये जो कोलाज है, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर का जो कटिंग्स है ना। तो कोलाज यू सी बिलो कंटेन सम न्यूज़ क्लिपिंग ऑन कंज्यूमर कोर्ट वर्डिक्ट्स, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट का कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है कंज्यूमर के समर्थन में। Why did the people go to the consumer court in these cases? क्यों कंज्यूमर कोर्ट, लोगों को कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ा इन केसेस में? These verdicts came about because some people persisted and struggled to get justice. ये जो verdicts हैं ये निकल करके आए हैं, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने कोशिश किया और संघर्ष किया ताकि उन्हें अधिकार मिल सके, उन्हें न्याय मिल सके। इन वॉट वेज वेयर दे डिनाइड जस्टिस, किस तरह से उनके न्याय को डिनाई किया गया था ताकि वो कोर्ट गए, ताकि वहाँ पे जस्टिस उनको मिला है। मोर इम्पॉर्टेंटली, व्हाट आर द वेज इन विच दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स एज कंज्यूमर टू गेट ए फेयर डील फ्रॉम द सेलर्स व्हेन दे फेल्ट दे हैड बीन डिनाइड एज जस्ट ट्रीटमेंट। यहाँ पे देखना जरूरी है कि जो कंज्यूमर, जिनको ये अधिकार प्राप्त है कि फेयर डील लें सेलर से, मतलब सेलर से कहीं गलत तरीके से
या कोई गलत सामान ना परचेज करने, है ना, या गलत व्यवहार ना हो जो सेलर हैं, मतलब आपने कुछ खरीदा और जो बेचने वाला है उसने गलत सामान पकड़ा दिया, एक्सपायर्ड सामान पकड़ा दिया, या आपके साथ गलत तरह का व्यवहार किया, तो उसके विपरीत जाकर के आप कोर्ट में सीख कर सकते हैं जस्टिस। देखो, डी यू टीचर गेट 45,000 फॉर फ्लॉड फ़ोन बिल, है ना, गलत तरीके से फ़ोन बिल पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर को बिल दिया गया। रोहिणी सोसाइटी टू कंपनसेट हैरिड ओनर, तो ये आप देख रहे हैं, ये आपको पेपर कटिंग से। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, आप अगर मार्केट में एज ए कंज्यूमर क्या है। वी पार्टिसिपेटेड इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, हम लोग मार्केट में भाग लेते हैं दोनों तरीके से, कुछ बनाने वाले प्रोड्यूसर के तौर पर भी और उपभोग करने वाले, यानी कुछ वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं। As producer of goods and services, we could be working any of sector discussed earlier such as agriculture, industry, service, है ना। तो अगर हम प्रोड्यूसर हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज के, तो हम कहीं भी काम कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में, जैसा कि डिस्कस किया जा चुका है पहले सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी में, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, किसी में भी हम काम कर सकते हैं। कंज्यूमर पार्टिसिपेट करता है मार्केट में कब, जब वो कोई वस्तु खरीदता है या सेवा खरीदता है जो उसको ज़रूरत होती है। दीज आर फाइनल गुड्स दैट पीपल आर कंज्यूमर यूज़। फाइनल गुड्स होता है, जो फाइनल गुड्स होगा उसे ही लोग कंज्यूम करते हैं, है ना, उसको यूज़ करते हैं, कंज्यूमर यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे मान लो कि अगर शूज़ है, तो शूज़ फाइनली मार्केट में आया बिकने के लिए, ठीक है ना, तो कंज्यूमर उसको खरीदा, इस्तेमाल किया। चलो, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स, पिछले चैप्टर्स में हमने क्या देखा। वी डिस्कस द नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टेप्स दैट वुड प्रमोट डेवलपमेंट। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि कुछ नियम कायदे जरूरी हैं या कुछ ऐसे पहल जरूरी है जिससे कि डेवलपमेंट को मजबूत किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए नियम फॉलो करना पड़ेगा, होने चाहिए। These could be for the protection of workers in the unorganized sector or to protect people from high rate of interest charges by money lenders in the informal sector। यानी अगर हम देखें तो वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिलना जरूरी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, पहला, या जो मनी लेंडर से इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा जो मनी लेंडर से जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो पैसा उठाते हैं, लोन उठाते हैं फार्मर्स, है ना, या लेबरर्स, फार्मर्स स्पेशली, तो उन्हें भी बचाना जरूरी है। याद होगा, इनफॉर्मल सेक्टर से जो मनी लेंडर्स हैं, तो फैमिली हैं, उनसे लेते हैं आप लोन, क्रेडिट लेते हैं। सिमिलरली रूल्स एंड, वो इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, तब आपको समझ आएगा यहाँ पर मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इसीलिए रूल्स और रेगुलेशंस जरूरी होता है ताकि हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकें। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मनी लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर दैट यू रेड अबाउट इन चैप्टर 3 अडॉप्ट वेरियस ट्रिक्स टू बाइंड द बोरोवर्स। आपने उदाहरण के तौर में चैप्टर नंबर 3 में जो मेरा वीडियो बना हुआ है उस चैप्टर का भी, तो मनी लेंडर क्या करता है, इनफॉर्मल सेक्टर का कोई भी मनी लेंडर जो पैसा कर्ज पे देता है, लोन देता है, वो क्या करता है कि बोरोवर को तरीके से वो क्या करता है, बांधने की कोशिश करता है जो कर्ज लेने वाला है उसको, है ना। दे कुड मेक द प्रोड्यूसर सेल द प्रोड्यूस टू देम एट लो रेट इन रिटर्न फॉर ए टाइमली लोन। यानी अगर ये लोन दे रहा है मनी लेंडर, ठीक है ना, किसान को अगर लोन दे रहा है तो उससे एवज में क्या ले रहा है कि जो प्रोड्यूस होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस होगा वो तुम उसी को बेचोगे, उसी मनी लेंडर को ही सेल करोगे। देख रहे ना, दे कुड मेक द प्रोड्यूसर सेल द प्रोड्यूस टू देम एट अ लो रेट, यानी बहुत कम कीमत पर तुम उन्हीं को बेचोगे, ठीक है। दे कुड फोर्स ए स्मॉल फार्मर लाइक सपना टू सेल हर लैंड टू पे बैक द लोन। और सपना जैसा जो छोटे किसान हैं उनको दबाव डाल सकते हैं ये मनी लेंडर्स कि तुम अपना ज़मीन बेच करके तुम अपना कर्जा क्लियर करो। याद होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले कई वीडियोस में, आप देख सकते हैं। Similarly, many people who worked in unorganized sector have to work at a low wage
and accept the conditions that are not fair and are also often for harmful to their health. इसी तरह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं वो बड़े कम कीमत पे ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। इवन वो जो मतलब साफ या अनफेयर होता है, जो कंडीशंस जो उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है, पेनफुल होता है, उनके हेल्थ के लिए हज़ार्डस होता है, वैसे कंडीशंस में भी काम करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। टू प्रिवेंट सच एक्सप्लॉयटेशन, इस तरह के अत्याचार से बचाने के लिए वी हैव टॉक्ड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर देयर प्रोटेक्शन, इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। देयर आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव स्ट्रगल फॉर लॉन्ग टू इंश्योर दैट दीज रूल्स एंड आर फॉलोड। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो इंश्योर करते हैं रूल्स लोगों से पालन करवाएं। बड़ा इसके लिए भी उनको संघर्ष बड़ा लंबा करना पड़ा है। चलिए, लाइकवाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। इसी तरह से मार्केट प्लेस में जो कंज्यूमर है उनकी जो अधिकार है उनको भी बचाने के लिए या कंज्यूमर्स को भी बचाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, कि उनके साथ ठगी ना हो मार्केट में। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफन फाइंड देमसेल्फ इन ए वीक पोजीशन। आप एज ए अकेले कंज्यूमर इंडिविजुअल आप अपने आप को वीक पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो पूरा एक ग्रुप बना करके रखते हैं, ठीक है ना, उनकी स्थिति थोड़ी पावरफुल होती है, लेकिन आप ऐसे इंडिविजुअल आपकी स्थिति थोड़ी वीक होती है, क्योंकि आप जाओगे दुकान पे खरीदोगे, है ना, फिर उसके बाद आपको कुछ चीज़ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा तो वो दुकान वाला बताएगा देखिए यही रेट तो सब जगह है। और उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा वीक पोजीशन होता है खरीदने वाले का एज ए इंडिविजुअल। Whenever there is a complaint regarding a good or services that had been bought, the seller tries to shift all the responsibility onto the buyer. अगर आपने कोई शिकायत की किसी वस्तु को लेकर के या सेवा को लेकर के, है ना, तो अगर आपने जो खरीदा है उससे संबंधित कोई शिकायत हो, है ना, तो सेलर क्या करता है, जो बेचने वाला क्या करता है, पूरी जिम्मेदारी थोप देता है बायर के ऊपर कि आपको तब देखना था, तब समझना था, है ना। तो वहाँ पे बायर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। देयर पोजीशन यूजुअली इफ़ यू डिडंट लाइक व्हाट यू बॉट प्लीज़ गो एल्सवेयर। अगर तुम्हें नहीं पसंद, देखो पोजीशन क्या होता है बायर का कि ऐसा होता है अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो कहीं और जाओ जहाँ से तुम खरीद सकते हो। मतलब इस तरह का लोग नहीं बोल देते हैं अरे वहाँ तो इतना का मिल रहा है तो वहीं चले जाओ, ऐसे सुनने को नहीं मिलता है आपको भी। As if the seller has no responsibility once a sale is completed, the consumer movement, as we shall discuss later, है ना, the consumer movement as we shall discuss later is an effort to change the situation. एक बार सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाता है जब सेल कंप्लीट हो जाता है, यानी सेलर ने सामान बेच दिया, है ना, बेचने वाले ने बेच दिया, अब उसका काम ख़त्म। अब आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, अब सेलर का इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए कंज्यूमर मूवमेंट यानी कंज्यूमर के अधिकारों को रक्षा करने के लिए आंदोलन चलाए गए। अभी इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कंज्यूमर मूवमेंट से भी एफर्ट किया गया, प्रयास किया गया कि चीज़ें बदली जाएं, कंज्यूमर का भी अधिकार है। चलो, एक्सप्लॉयटेशन जो मार्केट प्लेस में होता है वो कई तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं, है ना, बिजनेसमैन हैं जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इंडल्ज होते हैं, यानी शामिल होते हैं, अनफेयर गलत तरीके से ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन शॉपकीपर वेज लेस देन व्हाट दे शुड, और व्हेन ट्रेडर्स एडेड चार्जेस दैट वे आर नॉट मेंशन बिफोर, और व्हेन, देखो किस तरह से कर रहे हैं, शॉपकीपर कम तौलते हैं जितना उन्हें तौलना चाहिए, या ट्रेडर्स जो हैं वो एडिशनल चार्जेस थोप देंगे खरीदने वाले पर जो पहले से मेंशन नहीं होता है, या एडल्ट्रेटेड मिलावटी या ख़राब चीज़ों को वो बेच देंगे बिना बताए, है ना। ये ऐसे गलत प्रैक्टिस करते हैं। मार्केट डू नॉट वर्क इनटू ए फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल, वेयर एज कंज्यूमर परचेज इन स्मॉल अमाउंट्स एंड आर स्कैटर्ड। यानी मार्केट जिस तरह से करता है, काम करता है, वो मैनर मतलब वो
फेयर मैनर नहीं है, वो तौर तरीके सही तरीके से काम नहीं करता है। यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम ही हैं लेकिन पावरफुल हैं, जबकि जो कंज्यूमर हैं वो खरीदने वाले कम ही हैं, स्मॉल अमाउंट में हैं, लेकिन स्कैटर्ड है, मतलब फैले हुए हैं, छितराए हुए हैं, एक जगह पे सब नहीं है। दिस हैपेंस स्पेशली when large companies are producing these goods. These companies with huge wealth, power and reach can manipulate the market in various ways. देखो ये हमें दिखाई देता है लार्ज कंपनियों के सेंस में भी, जो प्रोड्यूस करती हैं बहुत तरह के सामान वस्तुओं का प्रोडक्शन करती हैं लार्ज कंपनीज। तो ये लार्ज कंपनी के पास बहुत इनॉर्मस वेल्थ होता है, पैसे होते हैं, पावर होता है, इनका पहुंच बहुत ऊपर तक होता है ना। ये मार्केट को मैनिपुलेट यानी मार्केट में अपने हिसाब से हम ये चलाते हैं मार्केट को अलग अलग तरीके से। एट टाइम्स फॉल इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन थ्रू द मीडिया एंड अदर सोर्सेज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर। कभी कभी गलत समाचार, गलत सूचना आपको मीडिया के थ्रू चला दिया जाता है, जिससे कंज्यूमर्स का अट्रैक्शन को गेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी फॉर ईयर्स सोल्ड मिल्क पाउडर मिल्क फॉर बेबीज़। एक कंपनी है जो सालों से पाउडर मिल्क बेचती हैं बेबीज़ के लिए पूरे के पूरे वर्ल्ड भर में, एज द मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट, क्लेमिंग दिस इज़ टू बी बेटर दैन मदर मिल्क। और वो क्लेम करती हैं कि माँ के दूध से ज़्यादा साइंटिफिकली अच्छा है। अब बताओ इसमें कोई लॉजिक है? माँ का दूध अमृत होता है, उससे ज़्यादा अच्छा पाउडर वाला दूध कैसे हो सकता है? It took years of struggle before the company was forced to accept that it had been making false claim. बहुत लंबा प्रयास हुआ है कंपनी को इस बात पर झुका देना कि आप लोगों ने फॉल्स क्लेम किया, आप लोगों ने गलत क्लेम किया। जैसे एक एडवर्टीजमेंट था, आप लोगों को पता होगा, जैसे रेड बुल एनर्जी ड्रिंक है, तो उसमें लिखता है रेड बुल गिव्स यू विंग्स। तो किसी समझदार ने क्या किया, कोर्ट में एक डाल दिया केस, सूट फाइल कर दिया कि विंग्स कहाँ पंख निकलता है, मैं पी लिया रेड बुल, कहाँ निकला विंग्स, है ना। तो जो रेड बुल वालों पर केस ठोक दिया गया, हर्जाना मिला, पैसा मिला पेनाल्टी के तौर पर, और तब रेड बुल वालों ने WIINGS लिख दिया कि मतलब उसका मतलब थोड़ा सा चेंज किया। तो बहुत मुश्किल से अब किसी ने केस किया, किसी ने दबाव डाला, तब जाकर के ऐसा हुआ। सिमिलरली ए लॉन्ग बैटल had to be fought with court cases to make cigarette manufacturing company। इसी तरह का बहुत लंबा संघर्ष चला सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को के साथ कि वो एक्सेप्ट करे कि उनका जो प्रोडक्ट है उससे कैंसर होता है ना। इसीलिए नीड फॉर रूल्स, इसीलिए नियम रेगुलेशंस का, रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है ताकि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है ना। अब जैसे सिगरेट कंपनीज क्या होती थी, वो नहीं लगाती थी पहले, कैंसर का लाइन नहीं लगाती थी, लेकिन ज़बरदस्ती किया गया, उनको परस्यू किया गया, तब जाकर के उन्होंने लगाना शुरू किया। कंज्यूमर मूवमेंट देखते हैं। कंज्यूमर मूवमेंट एरोज out of dissatisfaction of the consumer or as many unfair practices were being indulged in by the sellers। कंज्यूमर मूवमेंट यानी आंदोलन, कंज्यूमर के सुरक्षा, उनके अधिकारों से संबंधित जो आंदोलन है, ये क्यों उठ खड़ा हुआ? क्योंकि जब कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन हुआ, असंतोष की स्थिति हुई, है ना, कंज्यूमर जब सेटिस्फाइड नहीं हुआ अनफेयर प्रैक्टिसेस से, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो सेलर्स गलत तरीके से, गलत तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए कंज्यूमर्स के जो अधिकार छीन रहे थे, जो ठग रहे थे, इस कारण से उनके विरोध में कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए बस। देयर वॉज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस। कोई लीगल कानूनी प्रक्रिया नहीं था जिससे कंज्यूमर्स को बचाया जा सके जो मार्केट प्लेस में उनके साथ गलत हो रहा है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से कंज्यूमर वॉज नॉट हैप्पी विथ ए पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट और शॉप। ही और शी जनरली अवॉइडेड बाइंग दैट ब्रांड प्रोडक्ट और वुड स्टॉप परचेजिंग फ्रॉम दैट शॉप। तो बहुत लंबे समय से हम लोग देखते थे कि कंज्यूमर जिसको कि एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं पसंद है या पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट या शॉप नहीं पसंद है, जनरली अवॉइड करते थे कंज्यूमर उसको, उससे कुछ खरीदने का, या उस ब्रांड का प्रोडक्ट को खरीदने से अवॉइड करते थे, या एकदम ही नहीं खरीदते थे उस शॉप से, या उस ब्रांड की कोई चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खरीदते थे।
It was presumed that it was the responsibility of consumers to be careful while buying a commodity or service. ये माना जाता है कि ये कंज्यूमर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो सावधानी बरतें किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदते समय. It took many years for organizations in India and around the world to create awareness among the people. इसमें बहुत सालों लग गए भारत में कई ऑर्गेनाइजेशंस को अवेयरनेस क्रिएट करने में, जागरूकता लाने में, इवन वर्ल्ड में भी जागरूकता लाने में लोगों को बहुत समय लग गया. भारत में कई ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं तो जागरूकता लाने में अभी थोड़ा समय लगा है, अभी भी धीरे धीरे अभी जागरूक हो रहे हैं लोग. दिस हैज़ ऑल्सो शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द सेलर. इस वजह से अब ये जो जिम्मेदारी जो शिफ्ट हुई है कि सेलर्स पर कि वो सही गुणवत्ता वाले गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर्स को सेल करें. ठीक है. In India, the consumer movement as a social force originated with the necessity of protecting and promoting the interest of consumers against the unethical and unfair trade practice. भारत में जो कंज्यूमर मूवमेंट एक सामाजिक दबाव बन करके उभरा है और ज़रूरत हुई है, ये जो सोशल फोर्स जो हुआ ओरिजिनेट किया वो प्रोटेक्ट और प्रमोट करना था कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को. कंज्यूमर के जो भी इंटरेस्ट है, उनके जो हित हैं, उनको सुरक्षा और उनको और प्रमोट करना था. इसलिए ये ज़रूरत जो है इसको हम लोगों ने देखा कि ये इसको इसलिए कंज्यूमर मूवमेंट के तहत इस सोशल फोर्स को हम लोगों ने बढ़ाया ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाए और कोई भी अनएथिकल यानी गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से, अनफेयर यानी गलत तरीके से ट्रेड प्रैक्टिस को रोका जा सके. चलो, रैम्पेंट फूड शॉर्टेजेस, बहुत जल्दी में जो अनाज की कमी हो जाती है, होर्डिंग, जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, मिलावटी कर देना खाने पीने में, एडिबल ऑयल है ना, एडिबल ऑयल या फूड में एडल्ट्रेशन या मिलावटी करना है ना, इससे कहीं ना कहीं इस वजह से लोग डिससेटिस्फाइड हुए और असंतोष की स्थिति जनरली कंज्यूमर्स में, और इसकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट आपको सरफेस पे आता है, दिखता है कंज्यूमर मूवमेंट, और इसके ऑर्गेनाइज किया जाता है 1960s के डेकेड में. ध्यान देना, याद रखना 1960s में कंज्यूमर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है. चलो, टिल द 1970s कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर लार्जली इंगेज्ड इन राइटिंग आर्टिकल्स एंड होल्डिंग एग्जीबिशंस. 1970 के दशक में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, वो ज़्यादातर आर्टिकल्स लिखते थे न्यूज़पेपर्स वगैरह में या एग्जीबिशंस लगाते थे ताकि लोगों में अवेयरनेस लाया जा सके. उस समय के दौर में दे फॉर्म कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक इनटू द माल प्रैक्टिस इन राशन शॉप्स एंड ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, है ना. ये क्या करते थे उस समय कि कंज्यूमर ग्रुप्स बनाते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते थे जो कि राशन शॉप्स की गड़बड़ियों को पर निगरानी रखते थे. इवन रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होते थे, उस पर जो ओवर क्राउडिंग होती है ना, उस पर भी ये लोग नज़र रखते थे. भाई अगर आप बस पे भी चल रहे हैं तो कंज्यूमर है, क्योंकि उसमें भी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो आपको सीट चाहिए होगी ना कि आपको दम भर भर के लेके चला जाए. अच्छा, मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस्ड एन अपसर्ज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. भारत में अब ये विटनेस हो रहा है, ये देखा जा रहा है, साक्षी बन रहा है कि और कंज्यूमर ग्रुप की संख्या और बढ़ते जा रही है. अच्छा भी है. कंज्यूमर्स इंटरनेशनल 1985 यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया UN गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. एक प्रोग्राम है जिसको कि ये किया गया, अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस ने. कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. दिस वाज a tool for nations to adopt a measure to protect consumers and for consumer advocacy groups to press their governments to do so, है ना. ये एक तरीका था. दिस वॉज ए टूल फॉर नेशंस टू अडॉप्ट मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर. ये एक ऐसा टूल डिज़ाइन कर रहे थे ये लोग, यूनाइटेड नेशन वाले, जिससे कि जो नेशंस हैं, अलग अलग देश हैं, वो अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब नियम बनाए, है ना, नेशंस टू अडॉप्ट मेजर एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स
टू प्रेस देयर गवर्नमेंट्स टू डू सो। तो ये बेसिकली एक हथियार के तौर पर जो यूनाइटेड नेशन का जो गाइडलाइन थे ना, ये इसका इस्तेमाल क्यों करते थे? दो तरीक़ों से। पहला कि जो नेशंस हैं वहाँ पर प्रोटेक्ट करें अपने कंज्यूमर्स को, है ना। नेशंस इन गाइडलाइंस के इस्तेमाल करते हुए, जो यूनाइटेड नेशंस के गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हुए अपने यहाँ के कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें, पहला। दूसरा, जो कंज्यूमर्स के लिए एडवोकेसी, यानी उनके समर्थन में, कंज्यूमर्स के समर्थन करने वाले जो एडवोकेसी ग्रुप्स थे, है ना, जो वकालत करते थे कंज्यूमर्स के फेवर में, तो वो अपने गवर्नमेंट पर दबाव डालते थे, ठीक है ना, इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए, ठीक है, कि मतलब कंज्यूमर्स को हमें प्रोटेक्शन देना है। तो यूनाइटेड नेशन का जो गाइडलाइंस होता है वो पूरे दुनिया के कंट्रीज़ पर लागू होती हैं, ठीक है। तो ये हथियार के तौर पे, एक हथियार के तौर पे सिंबॉलिकली इसका इस्तेमाल हुआ कि नेशंस यूनाइटेड नेशन के गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हुए अपने यहाँ के कंज्यूमर्स की रक्षा करें, सरकारें मजबूत होंगी इससे भी, है ना। और दूसरा कि जो एडवोकेसी ग्रुप हैं वो अपने गवर्नमेंट पर दबाव डाले कि कंज्यूमर्स को किस तरह से हमें रक्षा करना है। तो ऐसे भी ग्रुप्स को ये यूनाइटेड नेशन के गाइडलाइन के तहत वो एडवोकेसी भी करते थे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज़ बिकेम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो यही आपको फाउंडेशन है ना, बुनियाद पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपको कंज्यूमर मूवमेंट का। टुडे कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज़ बिकेम एन अम्ब्रेला बॉडी ऑफ 240 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ओवर फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज़। तो इसीलिए आज के डेट में हम लोग देखते हैं कंज्यूमर इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है, ये एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर में आती हैं 240 ऑर्गेनाइजेशन इसके नीचे आती हैं जो 100 कंट्रीज़ में फैली हुई हैं, है ना। बिकॉज ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज एफर्ट, इन प्रयासों की वजह से द मूवमेंट सक्सीडेड। बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स the movement succeeded in bringing pressures on business firms as well as government to correct business conduct which may be unfair and against the interest of consumer at large। देखो, इन प्रयासों की वजह से जो आपका कंज्यूमर इंटरनेशनल हो, यूनाइटेड नेशन का गाइडलाइन हो, है ना, तो मूवमेंट सक्सीड किया है, यानी कंज्यूमर मूवमेंट काफ़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। और मूवमेंट सक्सीड किन मामलों में किया है? तो मूवमेंट सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन बिजनेस फर्म्स, यानी इन कंज्यूमर मूवमेंट ने अच्छा खासा दबाव बनाया है बिजनेस फर्म्स पर, यहाँ तक कि गवर्नमेंट पर, बिजनेस फर्म और यहाँ एज वेल एज गवर्नमेंट पर भी, ताकि वो सही तरीके से बिजनेस कंडक्ट कर सकें और कोई भी गलत तरीके का, और कंज्यूमर जो कि बहुत बड़ा संख्या है उसके हितों के विरुद्ध कोई काम नहीं होना चाहिए। ए मेजर स्टेप टेकन इन 1986 बाय इंडियन गवर्नमेंट। देखो, यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन आता है, तो मेजर स्टेप उठाया गया है 1986 में भारत सरकार के द्वारा इनैक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कोपरा 1986 लाया गया है ना, कानून लाया गया है जिसे हम कोपरा भी बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बोला गया, इसके बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कंज्यूमर राइट, देखो सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट, सबको सेफ्टी का अधिकार है। रेजी सफरिंग क्या है, पढ़ते हैं इनकी कहानी से समझते हैं, और इसी को यहाँ भी बताया गया है। रेजी मैथ्यू एक हेल्दी लड़का है और क्लास 9th में पढ़ता है। एक एडमिटेड हुआ प्राइवेट क्लिनिक में केरला में, क्योंकि टॉन्सिल इसको हटाना था, तो इससे बीमारी से जूझ रहा था। तो ENT, ईयर नोज थ्रोट, है ना, तो ENT सर्जन परफॉर्म करते हैं टॉन्सिलेक्टॉमी ऑपरेशन करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया, है ना। इससे इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया देने की वजह से रेजीज सिम्टम जो है, जो ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़ में वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जीवन भर के लिए क्रिपल्ड हो जाता है, यानी अपंग हो जाता है। इसके फादर फाइल करते हैं कंप्लेंट स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन में फाइल करते हैं, क्लेम करते हैं कंपनसेशन 5 लाख रुपीज़ के लिए, क्योंकि मेडिकल लापरवाही किया गया है और कमी की गई है इनके सेवाओं में।
है ना, जो हॉस्पिटल में जिस चीज़ के लिए गया था वो चीज़ तो हुआ नहीं, और या हुआ भी तो उसके चक्कर में कोई और चीज़ पकड़ा दिया गया गलत तरीके से ऑपरेशन के चक्कर में। स्टेट कमीशन ने कहा कि जो एविडेंसेस वो इतने पर्याप्त नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने डिसमिस कर दिया रेजी के फादर का केस। फिर रेजी के फादर ने अपील किया नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में, जो कि न्यू दिल्ली में है। नेशनल कमीशन ने इस मामले को देखा, इस शिकायत को समझा और उन्होंने हॉस्पिटल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया मेडिकल नेग्लिजेंस यानी मेडिकल लापरवाही के लिए, और डायरेक्ट किया, इंस्ट्रक्ट किया कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत से कॉम्पनसेशन रेजी को दे 5 लाख रुपीज़ का। तो देखिए इतना लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन फाइनली कंपनसेशन मिला। तो रेजीज का जो सफरिंग यहाँ शो करता है कि कैसे हॉस्पिटल ने नेग्लिजेंस यानी लापरवाही दिखाई, डॉक्टर्स के द्वारा लापरवाही हुआ, स्टाफ के द्वारा लापरवाही हुआ एनेस्थीसिया देने में, है ना। एनेस्थीसिया, इसीलिए एनेस्थीसिया का वहाँ एक्सपर्ट अलग होता है ऑपरेशन के टाइम में, है ना। अच्छा, अब गलत तरीके से एनेस्थीसिया पड़ा रेजी को, इसकी वजह से एनेस्थीसिया पड़ने का मतलब होता है सुन्न करना। अच्छा, अब उसके जीवन भर के लिए उसे अपंग बना दिया गया। While using many goods and services, we as consumer have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of services that are hazardous to life and property. हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं कोई भी वस्तु या सेवाओं का, तो हम लोग एज ए कंज्यूमर हमें यह अधिकार होता है कि हम सुरक्षित रहें। ठीक है, सुरक्षित किन से? उन चीज़ों से जो मार्केटिंग ऑफ गुड यानी उन वस्तुओं से जो हो सकता है, वस्तु या सेवाओं से जो हो सकता है कि आपके जीवन के लिए खतरा हो, है ना, या आपके किसी प्रॉपर्टी के लिए खतरा उत्पन्न हो। तो यहाँ पे आपको सुरक्षित रहने का भी अधिकार है अगेंस्ट द गुड्स और सर्विसेज, है ना। तो जो मार्केट में गुड्स मिल रहा है या सर्विसेज जो आप अवेल कर रहे हो, वो आपके लिए खतरा ना हो जाए। ठीक है, प्रोड्यूसर्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन। जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जो वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, उनको स्ट्रिक्टली कड़ाई से उनको सेफ्टी रूल्स और सेफ्टी मेजर्स या रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। जो बहुत सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जो हम खरीदते हैं, उसमें स्पेशल अटेंशन और फॉर सेफ्टी उस पर मेंशन्ड होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरत होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर हैं तो सेफ्टी वाल्व, है ना, वो अगर डिफेक्टिव होता है तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है इसका। तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सेफ्टी वाल्व हैज़ टू इंश्योर हाई क्वालिटी। तो जो सेफ्टी वाल्व के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हाई क्वालिटी का, उसमें कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं क्वालिटी से, नहीं तो उसका परिणाम एक्सीडेंट से होगा और बहुत जाने जा सकती हैं। यू ऑल्सो नीड पब्लिक और गवर्नमेंट एक्शन टू सी दैट दिस क्वालिटी इज़ मेंटेन। और इसके लिए सरकार, है ना, सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी चेक करते रहे कि हाँ क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया गया है। However, we do find bad quality products in the market because the supervision of these rules is weak and the consumer movement is also not strong enough. लेकिन तो भी आप मार्केट में देखो बहुत सारी वस्तुएं बैड क्वालिटी की मौजूद हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि सुपरविजन जो है वो उससे संबंधित कानून बहुत कमज़ोर हैं, कंज्यूमर मूवमेंट भी उतना मजबूती से नहीं काम कर रहा है, इसीलिए बैड क्वालिटी के मौजूद हैं चीज़ें। अच्छा, इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। देखो किसी भी वस्तु से जुड़ा हुआ उसका इन्फॉर्मेशन उस पर ज़रूर मेंशन्ड होता है। चलो, व्हेन यू बाई एनी कमोडिटी, आप कोई भी वस्तु खरीदते हो उस पर कुछ डिटेल्स आप देखते हो, उसके पैकेजिंग पर मेंशन रहता है। ये डिटेल्स क्या हो सकता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या उसमें यूज़ हुआ है, प्राइस क्या है, बैच नंबर होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होता है, एक्सपायरी डेट होगा, फिर एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर कहाँ पे ये बनता है ना। आपने देखा होगा जब आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर आपने देखा होगा डायरेक्शंस, कैसे ये डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज़, कैसे मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, या इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू साइड इफ़ेक्ट की, उस पर साइड इफ़ेक्ट्स उसका क्या क्या हो सकता है, या रिस्क बताया जाता है कि एसोसिएटेड विथ यूजिंग ऑफ दैट मेडिसिन, यानी रिस्क क्या क्या हो सकता है अगर उस मेडिसिन से जुड़ा हुआ। जब आप गारमेंट्स खरीदते हैं तो आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरह से इसे वॉश किया जाता है। तो एक
प्रॉपर इंफॉर्मेशन बायर को मिलना चाहिए। What is it that rules have made so that the manufacturers display this information? इससे संबंधित क्या कानून है कि मैन्युफैक्चरर को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है प्रोडक्ट के ऊपर? It is because consumer have the right to be informed about the particulars of goods and services that they purchase, है ना। ये इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर्स को राइट टू इन्फॉर्म्ड ये अधिकार प्राप्त है किसी भी पर्टिकुलर गुड या सर्विस जो वो खरीदते हैं उससे संबंधित, है ना, जानने का अधिकार है। कंज्यूमर कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट इफ द प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव इन एनी मैनर। कंज्यूमर शिकायत दर्ज करा सकता है या कंपनसेशन या रिप्लेसमेंट प्राप्त कर सकता है अगर उसे जो वस्तु दिया गया है वो डिफेक्टिव यानी अगर वो खराब होगा तो उसके लिए वो उचित कंपनसेशन, रिप्लेसमेंट या कंप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं, इफ़ वी बाई ए प्रोडक्ट एंड फाइंड इट डिफेक्टिव वेल विद इन द एक्सपायरी पीरियड वी कैन आस्क फॉर ए रिप्लेसमेंट। अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, अगर वो ख़राब है तो हम ख़राब है उसके एक्सपायरी पीरियड के दौरान ही अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसे हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इफ़ द एक्सपायरी पीरियड वॉज नॉट प्रिंटेड द मैन्युफैक्चरर वुड ब्लेम द शॉपकीपर एंड विल नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उस पर कोई भी एक्सपायरी पीरियड नहीं लिखा हुआ है तो जो मैन्युफैक्चरर है वो किसको ब्लेम करेगा? शॉपकीपर को। द मैन्युफैक्चरर वुड ब्लेम द शॉपकीपर एंड विल नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। शायद मैन्युफैक्चरर शॉपकीपर पे को ब्लेम करे और शायद अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान देना, If people sell medicines that have expired, severe actions can be taken against them. अगर वैसे लोग जो दवाइयाँ बेचते हों लेकिन एक्सपायर्ड दवाइयाँ बेचते हों तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई, है ना। सिमिलरली वन कैन प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन इफ समवन सेल्स ए गुड एट मोर देन द प्रिंटेड प्राइस ऑन द पैकेट। अगर सब कोई विरोध कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर विरोध कर सकता है या शिकायत दर्ज करा सकता है अगर उसको कोई ऐसी वस्तु को बेचा जा रहा है एक ऊंचे कीमत पर, जितना लिखा है उससे ऊंचे कीमत पर अगर बेचा जा रहा है तो वो गलत है, उसका विरोध कर सकता है। वहाँ पे इंडिकेट होना चाहिए MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जरूर लिखा होना चाहिए वस्तु पर, है ना। ये इनफैक्ट कंज्यूमर कैन बार्गेन विद द सेलर टू सेल एट लेस देन MRP। यहाँ पर कंज्यूमर को ये अधिकार दिया गया है कि MRP पे वो बार्गेन कर सकता है कि MRP से कम कीमत पर भी वो बार्गेन कर सकता है आपको सेलर के साथ, ठीक है। इधर बीच इन रिसेंट टाइम, हाल फिलहाल के टाइम में, द राइट टू इन्फॉर्म्ड हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू कवर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इधर बीच राइट टू इन्फॉर्मेशन में बहुत तरह की सेवाएं एक्सपेंडेड टू कवर वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली बहुत सारी सेवाएं भी आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन इधर बीच लागू करा दिया गया है। जैसे अक्टूबर 2005 की बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड ए लॉ पॉपुलरली नोन एज RTI, है ना। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RTI एक्ट लाया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है जो इंश्योर करता है सारे सिटीजन्स को कि वो गवर्नमेंट के फंक्शंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फंक्शंस के बारे में वो सूचना ले सकते हैं। इफेक्ट ऑफ RTI कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग केस। RTI का क्या प्रभाव है इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, अमृता एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। आफ्टर सबमिटिंग सर्टिफिकेट्स एंड अटेंडिंग द इंटरव्यू फॉर ए जॉब इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना, अपना सर्टिफिकेट और सबमिट करती हैं, है ना। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है अमृता, उन्होंने सर्टिफिकेट अपना सबमिट किया है जॉब के इंटरव्यू के बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और उन्हें कोई भी न्यूज़ नहीं मिला है कि क्या रिज़ल्ट आया। द ऑफिशियल ऑल्सो रिफ्यूज़ टू कम्प्लाई विथ हर क्वेरीज, और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया जवाब देने से कि जो अमृता जानना चाहती थी कि क्या हुआ, मेरा इंटरव्यू कैसा गया। अच्छा, शी देयरफॉर फाइल्ड एन एप्लीकेशन यूजिंग द RTI एक्ट। उसने, अमृता ने क्या किया, तुरंत RTI एक्ट क्या इस्तेमाल करते हुए उसने RTI किया और बोली कि उसे ये जानने का अधिकार है कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है और उसे एक निश्चित समय तक में
उसे जानने का अधिकार है। तो ताकि वो अगर नहीं हुआ है तो अपना फ्यूचर वो फिर प्लान करेगी उसी अकॉर्डिंग टू। तो जल्द ही शी सून गॉट हर कॉल लेटर फॉर अपॉइंटमेंट। तो जल्द ही जब आरटीआई जैसे ही की है तो जवाब देना पड़ेगा अब डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट तुरंत कार्रवाई करती है और सही इन्फॉर्मेशन जिसमें वो लेट कर रही थी डिपार्टमेंट, तो उसे गलत जवाब न देने से अच्छा है कि उन्होंने क्या किया कि तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया अमृता का। तो आरटीआई इतना पावरफुल चीज़ है कि गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के से कोई भी सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रिफंड देखते हैं। अभिरामी हैं, ये स्टूडेंट हैं अंसारी नगर। इन्होंने ज्वाइन किया 2 इयर्स कोर्स को एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। अच्छा, ये प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं न्यू दिल्ली में, है ना। अभिरामी एक स्टूडेंट हैं अंसारी नगर की स्टूडेंट हैं अभिरामी। इन्होंने 2 साल का कोर्स ज्वाइन किया था लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक प्रोफेशनल कोर्स ली थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, अच्छा, जब ज्वाइन की थी तो कोर्स जब ज्वाइन की थी तो इन्होंने पे किया था 61,020 रुपीज़ फीस के तौर पर लमसम। ठीक है ना, अपने 2 साल के लिए। अच्छा, किसी वजह से हाउएवर शी डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द कोर्स एट द एंड ऑफ 1 ईयर एज शी फाउंड दैट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग वाज नॉट अप टू द मार्क। अच्छा, उसने तय किया कि वो 1 साल करके फिर वो छोड़ देगी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि टीचिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो जब उसने रिफ़ंड के लिए फ़ीस के रिफ़ंड के लिए 1 साल का फ़ीस रिफ़ंड के लिए मांग की तो उसे डिनाई कर दिया गया कि 1 साल का फ़ीस वापस कर दिया जाए, तो उसको मना कर दिया गया। तो उसने क्या किया, ये इसको केस फाइल कर दी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में। उसने केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने डायरेक्ट किया इंस्टीट्यूट को कि रिफ़ंड करे 28,000, ये कहते हुए कि दैट शी हैड द राइट टू चूज़, उसे चुनने का अधिकार है ना। तो 28,000 रुपया तुरंत इंस्टीट्यूट वापस करे अभिरामी को। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने अपील किया स्टेट कंज्यूमर कमीशन में, अपील्ड इन द स्टेट कंज्यूमर कमीशन में इंस्टीट्यूट अपील किया। तो द स्टेट कमीशन अपहेल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डायरेक्शन। स्टेट कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो निर्णय थे उसको बनाए रखा और फर्दर फाइन किया 25,000 रुपया और ज़्यादा, है ना, कि गलत तरीके का अपील करने के लिए 25,000 अलग से उन्होंने इंस्टीट्यूट पर ये कर दिया, फाइन मार दिया। अच्छा, और डायरेक्ट किया इंस्टीट्यूट को कि पे करे 7,000 कंपनसेशन एंड लिटिगेशन कॉस्ट, यानी जो कोर्ट में जो खर्चा हुआ है, वकालत में जो खर्चा हुआ है ना, जो खर्चे लगे हैं उसके नाम पर भी कंपनसेशन 7,000 रुपया अलग से दे। तो स्टेट कमीशन ऑल्सो रिस्ट्रेन्ड ऑल द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट फॉर चार्जिंग फीस फ्रॉम स्टूडेंट फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन एडवांस। तो स्टेट कमीशन ने इसको विरोध किया, ने रोका सारे एजुकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को राज्य भर में कि वो पूरे के पूरे इंटायर ड्यूरेशन का कोर्स का जो स्टूडेंट के लिए फ़ीस है वो एडवांस में एक साथ ना ले, है ना, वो एक साथ ना चार्ज करे। अच्छा, कोई भी वायलेशन होने पर, अगर नियम की अनदेखी होने पर, है ना, वो आप पेनाल्टीज़ को इनवाइट करेंगे ये इंस्टीट्यूशंस और इम्प्रिजमेंट जेल भी हो सकता है, कमीशन ने ऐसा कहा। तो देख रहे हैं 28,000 रुपया, फिर उसके बाद इधर भी 25,000 रुपया, फिर 7,000 रुपया। तो इस तरह से इनको अच्छा खासा पैसा इंस्टीट्यूशंस को पड़ गया। तो रिफंड हुआ। तो राइट टू चूज़, देखो इस केस में क्या समझाया, राइट टू चूज़। What do we understand from this incident? Any consumer who receive a service in whatever capacity, regardless of age, gender and nature of service, has the right to choose whether to continue to receive the service. हमें इस ऊपर वाले उदाहरण से क्या समझ आता है कि कंज्यूमर जो सर्विस अवेल कर रहा है वो किसी भी क्षमता में अवेल कर रहा हो, उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, किस तरह का प्रकृति वाले नेचर को वो सर्विस अवेल कर रहा है, ये राइट टू चूज़ उसका अधिकार होता है कंज्यूमर का कि वो सर्विस को कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं, अवेल करना या नहीं करना चाहता है। ये राइट टू चूज़ है।
ज़बरदस्ती आप नहीं थोप सकते। सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट एंड द शॉप की ओनर सेज दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ़ यू बाई ए टूथब्रश। तो अगर मान लो कि कोई आप खरीदना चाहते हो टूथपेस्ट और शॉप ओनर कहता है कि वो टूथपेस्ट बेच सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक टूथब्रश भी खरीदना पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं ब्रश खरीदने में, तो ये आपका राइट टू चॉइस है, ये आपको चुनने का अधिकार है कि आप डिनाई कर सकती हो, है ना। इसी तरह सिमिलरली समटाइम गैस सप्लाई डीलर्स इंसिस्ट यू हैव टू बाई द स्टोव फ्रॉम देम। कई बार देखिए कि गैस सप्लायर्स जो होते हैं, जो सिलेंडर वगैरह नहीं होता है घरों के लिए, तो आप लेने जाइएगा नया कनेक्शन, तो वो आप पे दबाव डालेंगे कि आपको स्टोव भी, चूल्हा भी खरीदना पड़ेगा, है ना, नए कनेक्शन पर, है ना। इन दिस वे मेनी टाइम्स यू आर फोर्स टू बाई थिंग। इस पर आपको साथ दबाव दिया जाता है आपको कि आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। दैट यू मे नॉट विश टू एंड यू आर लेफ्ट विथ नो चॉइस। तब आपके ऊपर ना दबाव इस तरह का डाल दिया जाता है कि अब आपको ना मरता क्या ना करता आपको लेना ही पड़ता है ना। वहाँ पे मतलब राइट टू चॉइस लागू ही नहीं हो पाता है। चलो, वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। देखो कंज्यूमर कहाँ जाते हैं न्याय पाने के लिए अगर उनके साथ गलत हुआ। रीड अगेन द केस ऑफ रेजी मैथ्यू और अभिरामी के केस को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ जाते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स इन विच कंज्यूमर आर डिनाइड देयर राइट। सच इंस्टेंसेस ऑकर क्वाइट ऑफन इन आवर कंट्री वेयर शुड देयर दीज कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कंज्यूमर अधिकारों को डिनाई किया जाता है सेलर्स के द्वारा। तो ऐसे इंस्टेंस बहुत कम ही होते हैं हमारे देश में, लेकिन ये कंज्यूमर कहाँ जाए न्याय पाने के लिए। तो कंज्यूमर के पास होता है राइट टू सीक रिड्रेसल। देख रहे हैं, कंज्यूमर का अधिकार होता है कि न्याय पाने का अधिकार होता है किसके विरुद्ध, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन जो उनके खिलाफ हो रहा है ना, उसके खिलाफ ये न्याय पाने का अधिकार होता है। इफ़ एनी डैमेज इज डन टू ए कंज्यूमर शी हैज़ द राइट टू गेट कॉम्पनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज। अगर किसी के विरुद्ध किसी तरह का कोई डैमेज हो, किसी कंज्यूमर को कोई डैमेज अगर नुकसान होता है तो वो कंपनसेशन यानी आपको जो सहायता राशि है ना, जो कंपनसेशन है वो पाने का अधिकार होता है उसको। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना हद तक डैमेज हुआ है, डिग्री ऑफ डैमेज, कि कितना हद तक उसको नुकसान हुआ है, उस हद तक आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। देयर इज़ नीड टू प्रोवाइड एन ईजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाई विच दिस कैन बी डन। तो ज़रूरत है कि आसान और प्रभावी कोई पब्लिक सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत जो कंज्यूमर हो उनको अधिकार उनको दिया जाए या उनको न्याय दिया जाए। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ एन एग्रीव्ड पर्सन गेट हीज और हर कंपनसेशन। आपको जानने की इच्छा होगी कि कोई जो पीड़ित होगा कंज्यूमर उसको कैसे कंपनसेशन मिलता है ना, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो। लेट अस टेक द केस ऑफ प्रकाश। प्रकाश का केस देखते हैं, ये रहे नीचे कार्टून बना हुआ है। ही हैड सेंट ए मनी ऑर्डर टू हिज विलेज फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। उसने मनी ऑर्डर किया है अपने गांव को ताकि उसकी बेटी का शादी हो सके। मनी जो है वो उसके बेटी तक नहीं पहुंच पाता है टाइम पर जब उसके ज़रूरत होता है, और बहुत महीने बाद ये पहुंचता है। यानी मनी डिड नॉट रीच हिज डॉटर एट द टाइम व्हेन शी नीडेड इट नॉट डिड रीच मंथ्स लेटर। अच्छा, उस महीने के बाद भी नहीं पहुंच पाता है मनी। तो प्रकाश ने फाइल किया केस आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट में न्यू दिल्ली में, है ना। सारे स्टेप्स ही अंडरटुक एंड इलस्ट्रेटेड हियर। देखो मनी ऑर्डर के लिए गया, प्रकाश कम टू नो दैट मनी जो उनकी डॉटर है उनको नहीं मिला। फिर वो प्रकाश इंक्वायरी करता है मनी ऑर्डर के लिए पोस्ट ऑफिस में, तो ये हाथ खड़े कर देती हैं। तो पोस्ट ऑफिस रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं करता और ये अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो फिर कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं प्रकाश, है ना। यहाँ पे इमेज में देखिए फाइल करते हैं, इसी तरह का दिखता है। कंज्यूमर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर करके प्रकाश देते हैं कि भाई मेरे साथ इस तरह का गलत हुआ है। फिर वो खुद ही कोर्ट में प्लीड करता है, सुनवाई में अपने को ही खड़ा करके अपने इस मामले की अपनी सुनवाई के लिए अपना पेश
होता है, अपने से पेश होता है, अपने मामले को खुद रखता है, ना कि वकील के थ्रू। फिर जज वेरीफाई करते हैं सारे डॉक्यूमेंट को, फिर जज अनाउंस करते हैं कि कोर्ट का वर्डिक्ट, अपना फैसला सुनाते हैं, है ना। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लोकली नोन एज कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर मूवमेंट यानी कंज्यूमर मूवमेंट जो उपभोक्ता आंदोलन है ना, वो भारत में चलाने की वजह से, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस सामने आते हैं। कंज्यूमर मूवमेंट भारत में चलने की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते हैं, जिन्हें लोकली हम कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कहते हैं, ध्यान रखना, है ना। ये क्या करते हैं, दे गाइड कंज्यूमर हाउ टू फाइल केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो काउंसिल हैं या कंज्यूमर फोरम है, ये गाइड करते हैं कंज्यूमर को कि कैसे कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करें। अच्छा, ऑन मेनी ओकेजन दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन कंज्यूमर कोर्ट। कई बार कंज्यूमर कोर्ट में वो कंज्यूमर के बिहाफ पर रिप्रेजेंट करते हैं उस कंज्यूमर को। दिस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वॉलेंट्री है ना, तो ये जो वॉलेंट्री जो लोग खुद से पार्टिसिपेट करके ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, है ना, इन्हें सरकार के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है ताकि लोगों में जा कर के ये अवेयरनेस यानी जागरूकता क्रिएट करें। If you're living in a residential colony, you might have noticed name board of resident welfare associations. If there is any unfair trade practice meted out to their member, they take up the case on their behalf. यानी आप अगर कोई किसी रेसिडेंशियल कॉलोनी में रह रहे हैं, जैसे नॉर्मल कोई कॉलोनी में रह रहे हैं, तो आपने शायद नोटिस किया होगा नेम बोर्ड पर, जो नाम पट्टिका नहीं होता है लोगों के घरों पर, कि नेम बोर्ड ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वहाँ पे देखा होगा नेम बोर्ड पे लिखा होगा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। इसका मतलब है कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ देखेंगे आप, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लिखा हुआ, तो इसका मतलब है इफ़ देयर इज़ एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मेटेड आउट, अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उनके साथ गलत ट्रेड प्रैक्टिस किया जाएगा, है ना, उनको ठगा जाएगा या उनके साथ ट्रेड गलत किया जाएगा, गलत तरीके से, ये उनके मेंबर्स के साथ, है ना, तो वो और ये जो एसोसिएशन है वो अपने मेंबर्स के बिहाफ पर केस करेगा, उनके लिए लड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अंडर कोपरा देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 3 टियर क्वासी जुडिशियल मशीनरी लगाया गया है। 3 टियर, 3 स्तर पर आपको क्वासी जुडिशरी यानी डिसीजन मेकिंग करने का अधिकार होता है ना। जुडिशियल न्याय चूँकि देने वाला तरीका है, न्याय दिया जाता है, न्याय किया जाता है, तो ये 3 लेवल पर होता है। 3 टियर क्वासी जुडिशियल मशीनरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर सेटअप किया गया है ताकि कंज्यूमर का जो विवाद है, डिस्प्यूट है, उसको सुनवाई की जा सके। डिस्ट्रिक्ट देखो, अब तीनों में अंतर क्या है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट जो है वो वहाँ पर आप 20 लाख तक के क्लेम्स तक को आप सुनवाई करा सकते हो। 20 लाख तक का क्लेम, अगर 20 लाख तक का कोई मामला होगा वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाओगे, ठीक है। अगर स्टेट लेवल पे जाना है तो 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच के मामले स्टेट लेवल तक में सुनवाई होता है। और अगर नेशनल लेवल के कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपका जो दावे 1 करोड़ से ऊपर के दावे हैं वो नेशनल लेवल के कोर्ट्स उसकी सुनवाई करेंगे, है ना। इफ़ ए केस इज डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंज्यूमर कैन अपील इन स्टेट। अगर मान लो कोई केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी कंज्यूमर का केस को डिसमिस कर दिया जाता है तो कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट लेवल के कोर्ट पर अपील करे। अगर स्टेट लेवल पर उसका नहीं सुनवाई है तो नेशनल लेवल के कोर्ट पर अपील करे, है ना। तो ये आपको इस तरह का मैकेनिज्म है। तो दस द एक्ट हैज़ इनेबल्ड अस टू कंज्यूमर्स टू हैव द राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट। यानी कंज्यूमर कोर्ट में जो कंज्यूमर है वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है और अपनी बातों को रख सकता है, उसको किसी वकील या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने को राइट टू रिप्रेजेंट भी कर सकता है। इस एक्ट के तहत ये अधिकार दिया गया है कंज्यूमर्स को। चलिए फिर आगे देखते हैं। लर्निंग टू, ये पढ़ लीजिएगा, ये छोटा सा है और लेट्स वर्क दिस आउट को देख लीजिएगा। लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स, है ना। हम लोग को सीखना भी है कि हम लोग जागरूक हो।
When we as a consumer became conscious of our rights, while purchasing various goods and services, we will be able to discriminate and make informed choices. जब हम लोग का जागरूक रहेंगे अपने अधिकारों के विषय में, जब हम लोग खरीदारी करें, कोई भी गुड्स और सर्विसेज को अवेल करें, तो हम लोग की जानकारी हम लोग को बचाएगी और हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। डिस्क्रिमिनेट का मतलब यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है उसको, है ना, और और जो चॉइसेस हो वो हमें एंड मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, और हम लोग सूचना के साथ अगर हम लोग पूरी तरह से तैयार होंगे, है ना, जागरूक रहेंगे, तो हम लोग बेटर चॉइसेस भी कर सकेंगे। यही कहना चाह रहा है। अल्टीमेटली देखिए जिम्मेदारी हम लोग का भी है कि हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। दिस कॉल्स फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज, इसके लिए ज़रूरत है कि जो अगर हम लोग जागरूक हों तो इसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर नॉलेज का, स्किल का, हुनर का, है ना, ताकि हम लोग वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर रहें, हम लोग को अच्छी खासी जानकारी रहें क्या हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट, है ना, हम लोग कैसे अपने अधिकारों के विषय में जागरूक होंगे। लुक एट द पोस्टर्स ऑन द राइट एंड द प्रीवियस पेज, व्हाट डू यू थिंक। हम लोग पोस्टर्स देखिए, राइट साइड के पोस्टर्स देखिए तो आप लोग को समझ आ जाएगा, है ना, कि हाँ। चलो, द इनैक्टमेंट ऑफ कोपरा, ये देखिए इनैक्टमेंट ऑफ कोपरा है लेड टू द सेटिंग ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कोपरा एक्ट के आने के बाद एक सेपरेट डिपार्टमेंट बैठाया गया कंज्यूमर अफेयर्स बोल करके, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। अच्छा, द पोस्टर दैट यू हैव सीन आर वन एग्जाम्पल थ्रू विच गवर्नमेंट स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल प्रोसेस एंड विच पीपल कैन यूज, है ना। इस पोस्टर के तहत, कौन सा पोस्टर है ये एक पोस्टर देख लीजिए, ये है ना, ये पोस्टर हो गया। तो इन पोस्टर्स, फिर ये गांधी जी हैं, है ना, तो ये ऐसे पोस्टर्स की सहायता से, है ना, ये उदाहरण है जिससे कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करती है। किस तरह का इंफॉर्मेशन, कानूनी प्रक्रिया के बारे में जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनके साथ गलत होता है तो। यू माइट ऑल्सो बी सीइंग सच एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी चैनल, इस तरह का प्रचार एडवर्टीजमेंट आप टीवी चैनल्स पर भी देखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के। चलिए, ISI और एग मार्क क्या होता है ये देखो। वाइल बाइंग मेनी कमोडिटीज, वस्तुओं को खरीदते समय आपने देखा होगा उसके कवर पर कुछ लोगो लगे होते हैं, जैसे ISI, एग मार्क और या हॉल मार्क होते हैं। ये लोगोस क्या है, ये सर्टिफिकेशन है जो कंज्यूमर्स को हेल्प करते हैं कि क्वालिटी एश्योर्ड है, मतलब क्वालिटी सही होगी, इसका एश्योरेंस इस लोगो से आपको पता चलता है ना। जब भी आप खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके ऊपर अगर ISI, एग मार्क या हॉल मार्क का अगर लोगो लगा है तो इसका मतलब है कि वो क्वालिटी चेक्ड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर एंड इशू दिस सर्टिफिकेट अलाउ प्रोड्यूसर टू यूज दीज लोगोज प्रोवाइडेड दे फॉलो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है मॉनिटर करने का, यानी देख रेख निगरानी करने का, और जारी करती हैं सर्टिफिकेट, है ना, इशू दीज सर्टिफिकेट्स, हॉलमार्क वाला ISI, एग मार्क या हॉलमार्क वाला, वो अलाउ करती हैं प्रोड्यूसर्स को कि वो ये लोगों को इस्तेमाल कर सकती हैं, है ना, ताकि इससे पता चल सके कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है, तो उसको भली भांति निगरानी देख रेख किया जाता है, और उस लोगों को वहाँ पे लगाने का ही मतलब है कि वो क्वालिटी चेक है। दो दीज ऑर्गेनाइजेशन डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मेनी प्रोडक्ट, तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं उन्होंने डेवलप किए हुए हैं बहुत सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हुए हैं कई तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, है ना। ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द प्रोड्यूसर टू फॉलो स्टैंडर्ड्स। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोड्यूसर एक ही तरह का स्टैंडर्ड फॉलो करें, है ना। However, for some product that affect the health and safety for consumers are of product of mass consumption like LPG cylinder, food color and additive, cement packet, drinking water, it is mandatory on the part of the producers to get certified by these organizations.
ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टू। तो इस तरह से आप देखिए सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द प्रोड्यूसर टू फॉलो स्टैंडर्ड। सारे के सारे प्रोड्यूसर्स को ज़रूरी नहीं है कि वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, है ना, कि हमको कोई लोगो मिले तो ही हमारा क्वालिटी चेक हो या लोग विश्वास करेंगे हमारे ऊपर, हमारे प्रोडक्ट पर, है ना। ये सारे प्रोड्यूसर्स के लिए कंपल्सरी नहीं होता। हाँ, वैसे प्रोडक्ट्स के लिए ये ज़रूरी है जो लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं हेल्थ पर, है ना, या कंज्यूमर के सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, लार्ज कंजम्पशन पर निर्भर होते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर, फूड कलर, एडिटिव, सीमेंट पैकेट, ड्रिंकिंग वाटर। इनके लिए मैंडेटरी होता है कि प्रोड्यूसर्स को सर्टिफाइड होना ज़रूरी है इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो हॉलमार्क हैं, आपका एक मार्क है हॉलमार्क है, आईएसआई है ना। ये कुछ ही प्रोडक्ट्स के लिए जो लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होता होगा या लोगों के स्वास्थ्य या सुरक्षा से संबंधित होगा। चलिए आगे देखते हैं। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, इंडिया हैज़ बिकम ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज नेशनल कंज्यूमर डे। देखो इंडिया में 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इट वॉज ऑन दिस डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। इसी दिन को 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा बनाया गया था। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल। इंडिया वो चुनिंदा कंट्रीज़ में से हैं जिन्होंने कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए, यानी जो उपभोक्ता के समस्याओं को सुनने के लिए अलग एक्सक्लूसिव कोर्ट्स बनाया है इन्होंने, कंज्यूमर कोर्ट्स के नाम से। कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रही है ना। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैड मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एंड देयर एक्टिविटीज़। तो कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रही हैं, किस मामले में, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स और उसकी संख्या बढ़ी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स और बढ़े हैं, उनकी एक्टिविटीज़ और बढ़ी हैं भारत भर में। आज के समय में देखा जाए तो 700 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं भारत में, है ना, और कंट्री में, और विच ओनली अबाउट 20-25 आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क। और उसमें से 20-25 ऐसे हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं और रिकॉग्नाइज्ड है उनका काम, यानी उनका काम बहुत अच्छे लेवल पर है और बहुत अच्छी तरह से संगठित हैं वो लोग, है ना। हाउएवर द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकम cumbersome, expensive and time consuming। कम्बरसम का मतलब होता है बोझिल, है ना। हमारे यहाँ कंज्यूमर रिड्रेसल यानी जो कंज्यूमर न्याय पाने के लिए जो कोर्ट जाता है, कंज्यूमर कोर्ट जाता है, तो उसके लिए ना प्रक्रिया बड़ा बोझिल है, महंगा है ना, और टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। इसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। मेनी अ टाइम कंज्यूमर आर रिक्वायर्ड टू इंगेज लॉयर। कई बार तो कंज्यूमर को लॉयर रखना पड़ता है और इस केस में तो और पैसा ही उसका उल्टा लग जाना है। दीज केसेस रिक्वायर टाइम फॉर फाइलिंग एंड अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग। इसमें क्या होता है कि समय निर्धारित होता है कि इतने समय में आपको फाइल कर देना होगा या कोर्ट आपको प्रोसीडिंग्स पर आना पड़ेगा, सारे काम छोड़ करके पहुंचना पड़ेगा, है ना। ये सब परेशानियां हैं। इन मोस्ट परचेजेस कैश मेमोज आर नॉट इशूड, हेंस एविडेंस इज नॉट इजी टू गैदर। कई ऐसा परचेज खरीद होता है जिसमें कैश मेमो आपको दुकानदार रसीद बना के देता ही नहीं है, तो उससे एविडेंस भी प्रॉपर तौर पे आप इकट्ठा नहीं कर पाते हो, है ना। मोर ओवर मोस्ट परचेजेस इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल्स। ज़्यादातर जो हम लोग का खरीद होता है मार्केट में वो छोटे छोटे रिटेल शॉप से होता है, छोटे छोटे खुदरा व्यापारी से होता है ना, जो सामान खुले में बेचता है। खुले का मतलब होता है होल सेल में ना करके रिटेल में, है ना। द एग्जिस्टिंग लॉज ऑल्सो आर नॉट वेरी क्लियर ऑन द इशू ऑफ कंपनसेशन टू कंज्यूमर्स इंजर्ड बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग लॉज भी हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं वो इतना मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है कि कंपनसेशन, कंज्यूमर को कंपनसेशन दिला सके। अगर कंज्यूमर किसी तरह से इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से, है ना। 20 साल से ज़्यादा हो गया है। आफ्टर 20 years ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ कोपरा, कंज्यूमर अवेयरनेस इंडिया इज स्प्रेडिंग बट स्लोली। 20 साल से ज़्यादा हो गया कोपरा एक्ट आए हुए।
और कंज्यूमर अवेयरनेस अभी बहुत धीरे धीरे ही भारत भर में आपको जागरूकता मतलब कंज्यूमर्स को जागरूक करने का अभी भी धीरे धीरे चल रहा है। बहुत धीरे धीरे कंज्यूमर अवेयर हो रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा समय गुजर गया आए हुए। बिसाइड दिस द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स स्पेशली इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इज वीक। अच्छा, इन सब के अलावा जो इन्फोर्समेंट लॉ का जो इन्फोर्समेंट है, कानून का जो पालन कराने वाले हैं, है ना, वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करा पाने में बहुत वीक हैं। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं वर्कर्स, तो उनके जो अधिकार हैं उनको बचा पाने में जो लॉ इन्फोर्समेंट होना चाहिए वो नहीं लागू हो पाता है। सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वर्किंग ऑफ मार्केट आर ऑफन नॉट फॉलोड। तो रूल्स और रेगुलेशन जो है बनाए गए हैं, मार्केट किस तरह से काम करेगा, मार्केट किस तरह से वर्क करना चाहिए, वो भी नहीं फॉलो किया जाता। नेवरदलेस देयर इज स्कोप फॉर कंज्यूमर टू रियलाइज देयर रोल एंड इम्पोर्टेंस। चलिए, इन सब के बावजूद कंज्यूमर को ये एहसास तो है कि उसका भूमिका और उसकी महत्व क्या है मार्केट में। इट इज़ ऑफन सेड दैट कंज्यूमर मूवमेंट कैन बी इफेक्टिव ओनली विद द कंज्यूमर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। हमेशा ये कहा जाता है कि कंज्यूमर मूवमेंट यानी उपभोक्ता से जुड़ा हुआ जो आंदोलन है ये तभी प्रभावी हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, जब कंज्यूमर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कंज्यूमर पार्टिसिपेट करे, तब जा कर के, है ना, गलत चीज़ के विरुद्ध खड़े हों, आंदोलनों में समर्थन करें, है ना, तब जा कर के वो दबाव बनाया जा सकता है। इट रिक्वायर्स ए वॉलेंट्री एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंड ऑल। इसके लिए ज़रूरी है कि वॉलेंट्री यानी अपने प्रयासों से, है ना, और संघर्षों से पार्टिसिपेट करें। हम अकेले और सभी लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे और व्यक्तिगत प्रयास करेंगे और सामूहिक भी प्रयास करेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं कंज्यूमर की बात सुनी जाएगी और मार्केट में सेलर्स एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर के अधिकार बचे रहेंगे। चलिए, ये हो गया आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपको देख लेना है ना, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीटेड है, ये चैप्टर आपका कंप्लीटेड है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो चैप्टर है क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर है कंज्यूमर राइट, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब ज़रूरत ये है कि आप लोग जितने भी मैंने चैप्टर्स का वीडियो बनाया हुआ है, आपको क्लास 10 का आप देख लीजिएगा, जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप लोग भली भांति देखिए, उसको पढ़िए। आपका अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अब आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है, महंगी किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इधर उधर का किताब मत खरीदना, एनसीईआरटी ही पढ़ना। जो कॉम्पिटिशन्स के लिए ये देख रहे हैं उससे आप गेन करना कि आपके मेंस के लिए ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा मेरे वीडियो से। प्लस आपको जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, है ना, उन फैक्ट्स को याद रखिएगा कि वो फैक्ट आपके लिए काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम सीज़न 2 का क्विज़ का मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये अब यहाँ से हम सीज़न 2 क्विज़ेस की शुरुआत कर रहे हैं। वो कई वेरियस कॉम्पिटिशन्स को एक अम्ब्रेला के नीचे लाएंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो कि आप लोग को ज़रूर से देखना चाहिए। तो इसीलिए मेरे चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से कि मेरे यूट्यूब चैनल युवान एडू साहब को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, इष्ट मित्र यार प्यार जो भी है उनको भेजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त नागेश श्रीवास्तव आपसे अपील करता है, और साथ में ये भी अपील है कि जिन लोगों को अपने समाज के लिए कुछ करने की चाह हो तो वो हमारे विजय किरण फाउंडेशन में डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों की मदद करते हैं। मैं खुद भी करता हूं, और जो भी डोनेशंस आता है उनसे हम लोग मदद करते हैं लोगों की। तो हमें ये मेरा संकल्प है कि मेरा जो लाइफ है वो लोगों की भलाई के लिए हो। मुझे अपने लाइफ का मीन समझ आ गया, मतलब समझ आ गया है कि मतलब मुझे लोगों की मदद करना है जितना हो सके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद होगी उतना ही मुझे आशीर्वाद मिलेगा, उतना ही मतलब एक आत्मिक सुख मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। चलिए, ये सब तो बातें होती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर
watching my YouTube channel Yuvan EduServ and we will meet again. तब तक के लिए आपके होस्ट एंड दोस्त नागेश श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नेक्स्ट क्विज़ वीडियो के साथ। अब अगला क्विज़ वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।